हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 8 चैप्टर 81 बिखर जाऊंगी। वैदिक की डबल मीनिंग बातें धमाका। सिया एक तक वैदिक को प्लेट में खाना सर्व करते हुए देख रही थी और वैसे ही देखते हुए अपने मन में कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वैदिक जी? क्या है इसके पीछे का कारण? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप सच में ऐसा कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये सपना है तो मुझे ये सपना नहीं देखना चाहिए। अगर ये सपना टूट गया तो मैं पूरी तरह से टूटकर बिखर जाऊंगी। सिया अपने सोच में गुम ही थी कि तभी उससे अपने होठों पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर सिया अपने होठों के पास देखती है तो पाती है वैदिक ने अपने खाने का एक बाइट उसकी ओर बढ़ाया था, जिसे देखकर सिया अपनी नीली आंखों से तुरंत वैदिक के फेस को देखने लगती है। सिया वैदिक के फेस को इस तरह से देख रही थी जैसे वो कोई अजूबा देख रही हो, और ये उसके लिए किसी अजूबे से कम भी नहीं था, क्योंकि पहली बार वैदिक ने सिया को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहा है। सिया को खुद को देखते हुए देखकर वैदिक प्यार से सिया को अपनी हेजल ग्रीन आंखों में सरात ले देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, जान, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास ही रहने वाला हूं, तो तुम मुझे आराम से देख सकती हो क्योंकि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिया का मुंह आश्चर्य से खुल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए वैदिक बिना देर किए खाने के निवाले को सिया के मुंह में डाल देता है और सिया के फेस पर झुकते हुए अपनी मदहोशी सी भरी हुई आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, जान, तुम अभी इसे खाओ और तुम जहां देख रही थी अगर उसे खाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम उसे भी खा सकती हो, मैं तैयार हूं, लेकिन इस हालत में तुम्हें। वैदिक इसके आगे कुछ और कहता उसके पहले ही सिया उसकी डबल मीनिंग बातें सुनकर सिया का फेस लाल लाल होने लगता है और वो जल्दी से उसके मुंह पर अपने हाथ रख देती है, जिससे वैदिक आगे कुछ नहीं बोलता है। सिया के हाथ को अपने होठों पर महसूस कर वैदिक उसके हाथ को धीरे से चूम लेता है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया अपने हाथ को जल्दी से उसके होठों पर से हटा देती है और अपना शर्म से लाल पड़ा चेहरा नीचे झुका लेती है। सिया ऐसा इसलिए करती है ताकि वो वैदिक से अपना लाल हुआ चेहरा छुपा ले, लेकिन उसके पहले ही वैदिक सिया के शर्म से लाल हुए चेहरे को देख लेता है। लेकिन अब वो सीरियस होते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, जान, जल्दी से अपने मुंह में लिए खाने को खत्म करो। उसकी सर्द आवाज सुनकर इस बार सिया बिना कुछ बोले अपना मुंह चलाने लगती है और उस निवाले को निगल लेती है। सिया को खाते हुए देखकर वैदिक फिर से एक और निवाला उसके ओर बढ़ाता है, जिसे सिया अपने मुंह में लेकर खाने लगती है। उसके बाद वैदिक खुद एक बाइट खाता है, फिर सिया को खिलाता है। वैदिक एक बार सिया को खिलाता है और एक बार वो खुद ही खाता है। ऐसे करते हुए वैदिक सिया को नाश्ता खिलाता है और खुद भी खाता है। कुछ देर में दोनों का नाश्ता हो जाता है, जिसके बाद वैदिक सिया के मुंह को साफ करता है, फिर अपने हाथ को क्लीन करने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वैदिक कुछ देर बाद अपने हाथों को क्लीन करके बाहर आता है। उसके बाद वो सिया को उसकी दवाई देता है खाने के लिए। सिया उसके हाथ से अपनी मेडिसिन लेके खा लेती है, जिसके बाद वैदिक मेडिसिन को उसकी जगह पर रख देता है। वैदिक सिया को एक बार फिर से अपनी बाहों में उठाता है और हमेशा की तरह सिया गिरने के डर से वैदिक के कंधे पर अपने हाथ रख देती है। वैदिक उसे सिया को लाके बेड पर आराम से लेटा देता है। उसके बाद सिया के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, फिर सिया के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, अब तुम रेस्ट करो और रूम से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर मैंने तुम्हें रूम में से निकलते हुए देख लिया तो इसके आगे वैदिक कुछ भी नहीं कहता है और झुककर धीरे से उसके माथे पर अपने होठ टिका देता है। वैदिक के होठों का स्पर्श अपने माथे पर पाके सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। वैदिक सिया के माथे पर एक लाइट किस करके उससे दूर होता है और बहुत ही प्यार से सिया की नीली आंखों में देखते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम यहां पर आराम करो। इतना कहकर वो सिया से दूर हो जाता है। उसके बाद वो अपने ओवरकोट को उठाते हुए रूम में से बाहर निकल जाता है। रूम में से बाहर आते ही वैदिक के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जहां अभी तक सिया के सामने वैदिक बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन रूम में से बाहर आते ही वैदिक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें भी किसी खूंखार जानवर की तरह लाल हो जाती है। वैदिक इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था।
दूसरी ओर दिल्ली के बहुत ही फेमस 7 स्टार होटल में एक धमाका होता है, जिसके चलते ही वो 7 स्टार होटल धीरे धीरे ध्वस्त होकर गिरने लगता है और उस होटल के गिरने के तुरंत बाद ही वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और वो उस होटल को न्यूज में दिखाने लगते हैं। चैप्टर 82 S1 7 स्टार होटल में हुआ धमाका, मुंह दिखाई गिफ्ट। वैदिक हाल में जैसे ही आता है उससे अपने कानों में टीवी की आवाज जाती है, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो रुककर टीवी की ओर देखने लगता है। टीवी में इस समय न्यूज चल रही थी। न्यूज में दिखाया जा रहा था जिसकी हेडलाइन कुछ ऐसी बढ़ी थी, दिल्ली के नंबर 1 S1 7 स्टार होटल में हुआ धमाका। और नेक रिपोर्टर वहां के हालात बताते हुए ऐसे बोल रहा था। दिल्ली के सबसे मशहूर और नंबर 1 की पोजीशन रखने वाला S1 होटल का नाम 7 स्टार होटल में कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिस वजह से ये होटल एक पल में ही ढेर हो गया है। क्या इस धमाके के बाद इस होटल के मिस्ट्रियस ओनर को देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं? और इस धमाके में अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि होटल में इस वक्त कितने लोग मौजूद थे और कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है। अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हमें जैसे ही इस बारे में कुछ पता चलता है हम तुरंत ही आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वैदिक जैसे ही ये पूरी न्यूज देखता है उसकी हेजल ग्रीन आंखें पूरी की पूरी लाल हो जाती है और गुस्से की वजह से उसके माथे की नसें भी उभरने लगती है और वो अपनी गुस्से से लाल आंखों को बंद करता है। उसके कुछ देर बाद उसे खोलता है और सीधे मेंशन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सेकंड फ्लोर पर रेलिंग से टिककर खड़े चित्रांग के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उस ओर देखते हुए कहता है जिस ओर से वैदिक गया था। कॉन्ग्रेचुलेशन जेजे, कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अचानक से चुप हो जाता है और अपनी स्टिल ब्लू आंखों में आग लिए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है ब्रदर इन लॉ जो आपने मेरी सिस्टर को दर्द दिया है। मैं ऐसे ही एक एक करके आपसे आपकी वो सारी चीजें दूर कर दूंगा जो आपके लिए बहुत खास है। ये तो मैंने बस शुरुआत की है। आप इसे आप अपना मुंह दिखाई गिफ्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूं तो आपको तो कुछ गिफ्ट देना बनता था। मेरी ओर से आपके लिए ये तोहफा बूम। इतना कह वो फिर से हंसते हुए अपने रूम में चला जाता है। दूसरी ओर खुराना एम्पायर के बिल्डिंग के प्राइवेट पार्किंग के अंदर एक रोल्स रॉयस कार आके रुकती है और उसके ही पीछे 3 से 4 और BMW कार भी रुकती हैं। उन सभी कारों के रुकते ही एक गार्ड जल्दी से आके रोल्स रॉयस कार का गेट ओपन करता है और उसके अंदर से वैदिक बाहर निकलता है और उस गार्ड को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, ओजस मेरे लिए एक नया फोन लेके मेरी केबिन में आओ। इतना कहकर वैदिक लिफ्ट के अंदर चला जाता है जो उसके ही फ्लो पर सीधे पार्किंग से जाके खुलती थी बिना ओजस की आगे की बात सुने ही। वैदिक को जाते हुए देखकर ओजस तुरंत पीछे मुड़कर सभी गार्ड को अलर्ट रहने के लिए बोलकर खुद ही वैदिक के लिए फोन लेने चला जाता है। ओजस वैदिक का पर्सनल गार्ड का नाम है और वो 24 हॉर्स वैदिक के साथ ही रहता है और इसके अलावा जो गार्ड्स वैदिक के साथ रहते हैं उनका हेड भी है। चैप्टर 83 कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है। लिफ्ट जाके सीधे वैदिक के फ्लो पर रुकती है। पूरे फ्लो पर एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। अगर इस समय वहां पर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आराम से सुनी जा सकती थी, क्योंकि पूरा फ्लो खाली था। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था या फिर कोई भी वैदिक के डर से उस फ्लो पर आता ही नहीं था सिवाय पार्थ, वीर और ओजस के। लिफ्ट के रुकते ही वैदिक लिफ्ट से निकलकर सीधे अपने केबिन के अंदर चला जाता है। वैदिक अपने केबिन में जैसे ही जाता है तो उसे अपने केबिन के अंदर वीर और पार्थ पहले से ही मौजूद मिलते हैं। शायद वो दोनों पहले से ही वैदिक के आने का वेट कर रहे थे। वैदिक उन दोनों को देखकर वैदिक अपने ठंडे ओरे को लिए हुए सीधे जाके अपनी हीट चेयर पर बैठ जाता है और उन्हें अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है जैसे वो उनके बोलने का इंतजार कर रहा हो। वैदिक को इतने गुस्से में देखकर वीर थोड़ा सा सकप का जाता है, लेकिन पार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीर वैदिक को देखते हुए कहता है, मैंने फ्रॉम हाउस की चेकिंग की लेकिन मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला कि वहां पर अचानक से इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे ब्लास्ट हुआ। साथ में वहां पर जीते भी गार्ड्स थे वो भी सही सलामत नहीं है। ज्यादातर की डेथ हो गई है जो फ्रॉम हाउस के देखरेख के लिए थे और जो बचे हैं बहुत ही बुरी तरह से घायल है और उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें रिकवर होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं।
और मैंने फ्रॉम हाउस को फिर से पहले जैसा बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है और साथ ही उन्हें ये भी बता दिया कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और बिल्कुल पहले की तरह दिखना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कह वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो पार्थ को देखने लगता है। पार्थ बिना किसी भाव के वैदिक की ओर देखते हुए सीधे पॉइंट की बात करते हुए कहता है, बॉस, मैंने होटल की न्यूज को हटा दिया है और उसकी जगह पर मैंने दूसरी न्यूज चलावा दिया है जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, लेकिन अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि ये जिसने भी कराया है बहुत सफाई के साथ अपना काम किया है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है जिससे ये पता चल सके कि ये किसने किया है या करवाया है। पहले मुझे आपके बिजनेस राइवल पर शक हुआ था जब फ्रॉम हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद जब होटल में भी सेम वैसे ही धमाका हुआ है तो मैं समझ गया इसके पीछे आपके किसी और दुश्मन का हाथ है जिसे आपके बारे में अच्छे से पता है। क्योंकि इस धमाके के पीछे आपके बिजनेस राइवल में से तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके किसी बिजनेस राइवल को छोड़िए आपके घर वालों को भी नहीं पता है कि ये होटल आपका है। इतना कहकर पार्थ अपनी पेंट की पॉकेट में से एक लिफाफा निकालता है और उसे खोलकर उसमें से कुछ फोटोज निकालकर वैदिक के सामने उसकी टेबल पर रखता है और उस तस्वीरों को वैदिक को दिखाते हुए कहता है, ये तस्वीरें फ्रॉम हाउस की है और ये तस्वीरें होटल की है। दोनों ही तस्वीरें ब्लास्ट के बाद की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर बस एक ही चीज कॉमन है और वो ये है कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं ब्लास्ट के बाद। उसकी बात सुनकर वैदिक भी गौर से तस्वीरों को देखने लगता है तो उसे भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट हुई जगह पर एक ही तरह के निशान नजर आ रहे थे। वैदिक उन तस्वीरों को देखकर गुस्से से दांत पिसते हुए पार्थ से पूछता है, क्या कोई भी सबूत नहीं मिले तुम्हें जिससे पता चल सके ये किसने किया है या करवाया है, या फिर तुम दोनों ने अच्छे से सबूत ही नहीं खोजा है? उसकी बात सुनकर वीर जवाब देते हुए कहता है, हम दोनों ने अपने अपने हिसाब से दोनों जगह पर बहुत ही बारीकी से एक एक चीजों को देखते हुए छानबीन की है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि हम पता कर सके कि ब्लास्ट किसने किया है, लेकिन अभी भी हमारी फोर्स अपनी टीम के साथ वहां की छानबीन कर रही है और तेजस भी वहीं पर है। मैंने उसे बोला है जैसे ही उसे कुछ भी अजीब लगे या कुछ पता चले तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म करे। वीर की बात सुनकर वैदिक गुस्से से अपनी चेयर पर से उठ जाता है और अपने सामने रखे टेबल पर से सारी चीजों को पल भर में फेंक देता है और टेबल पर मौजूद अपने लैपटॉप को भी उठाकर फर्श पर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही पल भर में वो लैपटॉप टूटकर चूर चूर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। चैप्टर 84 नया दुश्मन बॉस का चमचा है। वैदिक अपने केबिन में रखी हुई सारी चीजों को एक एक कर तोड़ देता है और उसके बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किसी ने आके अचानक से फ्रॉम हाउस और होटल को ब्लास्ट कर दिया और तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। ऐसे ही तो नहीं किया होगा ना ब्लास्ट? उसके लिए भी वो वहां गया होगा तभी ना किया होगा। और सारे गार्ड्स क्या कर रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई उनके सामने से आके ब्लास्ट कराकर चला जाता है और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती है। कोई ना कोई तो जरूर फ्रॉम हाउस में गया होगा और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वो अपना काम करके चला गया और तुम सब देखते ही रह गए। इतना कह वैदिक पार्थ को घूरते हुए आगे कहता है, क्या होटल में काम कर रहे लोग मर गए थे कि उन्हें पता नहीं चला, या फिर वो किसी भी एरे गेरे को बिना चेकिंग के ही अंदर जाने देते हैं? ये सब कुछ उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वो अपने काम पर फोकस करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी बात सुनकर पार्थ कहता है, बॉस सब कुछ परफेक्ट तरीके से होता है और कोई भी एरा गैरा उस होटल में कदम नहीं रख सकता है। उसमें सिर्फ हाई प्रोफाइल के लोग ही जाते हैं, लेकिन उनकी भी चेकिंग हो जाने के बाद ही वो भी अंदर जाते हैं। वे जिसने भी किया है बहुत ही चालाकी के साथ किया है और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले ही होटल के मैनेजर को एक कॉल आया था पास के ही कैफे से, और उधर से किसी शख्स ने कहा था कि अगर सबकी जान प्यारी है तो होटल को जल्दी से खाली करने को बोलो, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर अगले 20 मिनट में मरने के लिए तैयार रहो। इतना कह उस शख्स ने कॉल कट कर दिया था। उसकी बात सुनकर मैनेजर डर गया था और उसने सभी वीआईपी लोगों को पास वाले होटल में भेज दिया था और जो खाने पीने के लिए आए थे उन्हें भी बाहर कर दिया था।
और उसके दिए हुए टाइम खत्म होते ही ब्लास्ट हो गया था। होटल के मैनेजर और होटल के अंदर काम कर रहे लोगों को थोड़ी बहुत ही चोटें आई है और उन्हें पीछे के रास्ते से हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिसकी किसी को भनक तक न लगे। पार्थ की बात सुनकर वैदिक उससे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने ये सब करवाया है। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आज रात तक का समय है, मुझे कल सुबह तक वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। उसके बाद वो वीर को घूरते हुए कहता है, तेजस को कॉल करो और बोलो मुझे फ्रॉम हाउस के बाहर की सीसीटीवी फोटोज भेजे और होटल का भी। वैदिक की बात सुनकर वीर अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। उसके बाद वो वैदिक को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारे किसी नए दुश्मन का काम है, क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दुश्मन और बिजनेस राइवल है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये जिसने भी किया है वो एक ही इंसान है। ये तो फुल्स सही बात है, लेकिन ये जिसने किया है उसे नहीं पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वीर की बात को सुनकर वैदिक उसके शब्दों को दोहराते हुए धीरे से बुदबुदाता है, नया दुश्मन। उसके बाद वो किसी शायकों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं थोड़ा शांत क्या हुआ, लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन वो ये भूल गए हैं मैं कौन हूं। इतना कह वो केबिन में से बाहर की ओर जाते हुए पार्थ से कहता है, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। इतना कह वो जैसे ही केबिन का डोर ओपन करने के लिए हैंडल को घूमता है, तभी उसके कानों में पार्थ की आवाज आती है, जिसे सुनकर वैदिक के हाथ रुक जाते हैं। पार्थ कहता है, आज आपकी बस एक ही मीटिंग है और वो अब से 1 घंटे बाद मिस्टर डिसूजा के साथ होटल में है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मीटिंग के लिए ही मिस्टर डिसूजा फ्रांस से पर्सनली आपके साथ मीटिंग करने आए हैं और आज शाम को ही वो फ्रांस के लिए निकल जाएंगे। आप ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर वैदिक उसी तरह से डोर को ओपन करते हुए सिर्फ कुछ शब्दों में जवाब देता है, मुझे लोकेशन भेज देना। इतना कह वो बिना आगे की बात सुने बगैर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीर अपना एक हाथ पार्थ के कंधे पर रखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है। पार्थ वीर की बात सुनकर और उसके हाथ को अपने कंधे पर रखा हुआ देखकर वीर को घूरते हुए उसके हाथ को झटक देता है और उसे बिना जवाब दिए वो भी केबिन में से निकल जाता है। उसे इस तरह जाते हुए देखकर वीर गेट की ओर घूरते हुए खुद से ही कहता है, मेरी नन्ही सी जान सच ही कहती है बॉस का चमचा है। इतना कह वो पूरी केबिन में एक नजर डालता है, जिसका हाल बहुत ही बुरा था। उसे देखकर वो भी अपना मुंह बनाते हुए निकल जाता है। चैप्टर 85 हम अब जीना नहीं चाहते हैं, मनहूसियत। खुराना मैंशन। सुमन जी ने जैसा कि मीठी से कहा था कि वो जॉनी और पीटर का उनका रूम दिखा दे। मीठी ने वैसा ही किया था। वो सबसे पहले जॉनी को उसका रूम दिखाती है और उससे पूछती भी है कि अगर उसे कुछ चेंज कराना हो तो वो उसे बता सकता है, लेकिन वो उसे जाने को कह देता है। उसके बाद वो जॉनी के बगल वाले रूम में पीटर को लेके जाती है और उससे कहती है कि ये आपका रूम है, अगर आपको कुछ चेंज कराना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर पीटर एक नज़र पूरे रूम को देखता है। उसके बाद उसकी नज़र आके मीठी पर ठहर जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे ये सोफा अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मीठी ओके कहती है और एक सर्वेंट को कॉल करके रूम में बुलाती है और उन्हें सोफे को बदलकर दूसरा लगाने के लिए कहती है। कुछ देर में ही सर्वेंट सोफे को बदलकर उसके जगह पर दूसरा सोफा रखकर चले जाते हैं। उसके बाद मीठी पीटर को देखते हुए कहती है, हो गया, अब मैं चलती हूँ, अगर आपको और कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इतना कह मीठी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही पीटर फिर से बोलता है, खिड़की के कर्टन हमको अच्छा नहीं लगता, तुम इसको भी हटा दो। उसकी बात सुनकर मीठी फिर से ओके कहती है और खुद ही कर्टन को हटाने के लिए चली जाती है। मीठी कुछ देर में उसे निकालकर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है, सर आपको जैसा पसंद हो आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसा ही यहाँ पर लगवा दूंगी। और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी पीटर फिर से बोलता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता तुम कहाँ पर होती, मैं तुमको किधर खोजता फिरता, और अगर तुम मुझे फिर भी नहीं मिलता तो मैं क्या करता। उसकी बात को सुनकर मीठी सोचने लगती है कि वो उसे क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो पीटर को देखते हुए कहती है, अगर आपको कुछ भी चाहिए या कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर रहती हूँ। आप अपने रूम से 2 रूम को छोड़कर तीसरे रूम में आके बता दीजिएगा, मैं वहीं पर रहती हूँ।
इतना कह वो चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर पीटर दरवाजे को घूरते हुए कहता है, I haven't finished my talk yet and how can it go like this? मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की है और यह इस तरह कैसे जा सकती है। इतना कह वो चुप हो जाता है और अपना फोन निकालकर उसमें गेम खोलकर सोफे पर बैठकर खेलने लगता है। और इसी तरह सब अपने किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं। वैदिक के मना करने के बाद भी हर रोज की तरह आज भी सिया अपने रूम में से निकलकर हाल में बैठी सुमन जी के गोद में अपना सर रखे हुए उनके पैरों के पास शांति से बैठी हुई थी और सुमन जी सिया के बालों में प्यार से अपनी उंगलियों को फेर रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सुमन जी सिया से बोलती है, सिया बेटा। उनकी आवाज सुनकर सिया वैसे ही बोलती है, जी माँ। फिर सुमन जी सिया से आगे कहती हैं, 6 दिन बाद तुम्हारा 8 महीना पूरा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा 9वां महीना लग जाएगा। उनकी बात सुनकर सिया कहती है, हम जानते हैं माँ। सिया की बात सुनकर सुमन जी फिर आगे कहती है, हमें पता है, हमारी बेटी को सब पता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आपके लिए 3rd फ्लोर पर सीढ़ियों से होके जाना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम जाती है, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानती हो। उनकी बात सुनकर सिया कहती है, हम जानते हैं माँ, लेकिन हमारी किस्मत सबके जैसी नहीं है, हमारी किस्मत में यही लिखा है। आप देखिए न माँ, कहने को हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास सच में कुछ है तो बस एक ही चीज़ है और वो है हमारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे। फिर मुस्कुराते हुए सुमन जी की गोद में से अपना सर उठाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, हम थक गए हैं अपनी जिंदगी से माँ, हम अब जीना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कुछ हो जाए और हम सबसे बहुत दूर चले जाए और हमारी वजह से जो मनहूसियत फैली हुई है इस मेंशन में वो भी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सुमन जी की आंखों में नमी आ जाती है और वो तुरंत सिया के होठों पर अपनी एक उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहती हैं, अगर हमने फिर से तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमको कुछ हो जाएगा तो जो तुम्हारे पेट में मासूम से बच्चे पल रहे हैं उनको भी तो कुछ हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो उन्हें कुछ हो जाए और वो इस दुनिया में ना आए। उनकी बात सुनकर सिया तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो उनके साथ। चैप्टर 86 सेल्फ रिस्पेक्ट। छोटी सी दुनिया में किसी को भी नहीं आने देंगे। सुमन जी सिया से बात कर ही रही थी कि तभी वैदिक भी मेंशन के अंदर आता है। सिया को हाल में देखकर उसकी भवें सिकुड़ जाती है और वो जैसे ही उसे कुछ कहने जाता है उसी वक्त उसके कानों में सुमन जी और सिया की बातें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उनसे कुछ दूरी पर रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। क्या तुम चाहती हो उन्हें कुछ हो जाए और वो इस दुनिया में ना आए। उनकी बात सुनकर सिया तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो उनके साथ। सिया की बात सुनकर सुमन जी आगे कहती है, जब तुम उन्हें कुछ नहीं होने देना चाहती हो तो फिर तुम खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो। सुमन जी की बात सुनकर सिया अपना सर झुका लेती है। सिया को अपना सर झुकाया हुआ देखकर सुमन जी उसके गालों पर अपने हाथ को रखकर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए सिया से कहती हैं, बेटा, हम जानते हैं जैसा वैदिक ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है उस हिसाब से तुम्हारा ऐसा सोचना लाजमी है, लेकिन बेटा तुम उस पर ध्यान न देकर कर अपने आने वाले कल के बारे में सोचो और अपने बच्चों के बारे में सोचो। उनकी बात सुनकर सिया सुमन जी को जवाब देते हुए कहती है, माँ, हमने तो कब का ही उन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। हमें अब फर्क नहीं पड़ता है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, हम सिर्फ आपके वजह से यहाँ पर हैं, वरना हम तो कब का यहाँ से चले गए होते। अगर आपने हमें अपनी और पापा की कसम नहीं दी होती और हमसे वादा न लिया होता कि आप जब तक हमें जाने के लिए नहीं कहेंगी हम इस घर से नहीं जा सकते, इसी वजह से हम आज भी वही खड़े हैं जहाँ पर कुछ महीनों पहले थे। और ये आप भी जानती है, हमें न इस घर में और न ही यहाँ के शान और शौक से लगाव है। अगर हमें किसी चीज़ की परवाह थी या वो हमारे पास थी तो वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिसे हमने बहुत पहले ही खो दी थी। फिर सिया मुस्कुराते हुए, उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो खुद की हालत पर ही हंस रही हो। हमने तो खुद के अस्तित्व को ही खो दिया है माँ। अब आप ही सोचिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम ध्यान किस पे देंगे। ध्यान देने के लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। फिर सिया अपनी उसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए सुमन जी के हाथ पर अपना लेफ्ट हैंड रखते हुए आगे कहती हैं,
अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो हमारे आने वाले बच्चे हैं। लेकिन आपको पता है माँ, अब ना हम फिर से अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम और हमारे बच्चे होंगे, और हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में किसी को भी नहीं आने देंगे। ये कहते हुए सिया के आंखों में एक कॉन्फिडेंस और कुछ जज्बात नजर आ रहा था। सिया और सुमन जी इस बात से बेखबर थी कि उनकी बातें वैदिक सुन रहा था, और वो जैसे जैसे उनकी बातें सुन रहा था वैसे वैसे ही उसके फेस एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। लेकिन सिया की बातें सुनकर वैदिक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और वो बस एक तक सिया को ही अपनी हेजल ग्रीन आंखों से देखने लगता है। सिया की बात सुनकर सुमन जी अपने आंखों में नमी लिए कहती है, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम तुम्हें जिस रास्ते पर भेज रहे हैं वो रास्ता खुशी का नहीं बल्कि गमों से भरा पड़ा होगा। लेकिन हमें तब इसका एहसास नहीं हुआ था, और न ही हमने कभी ऐसा सोचा था कि हम आपको खुशी के रास्ते पर नहीं बल्कि एक ऐसे रास्ते पर भेज रहे थे जहां तुमको हर रोज जिल्लत सहनी पड़े। और वो इससे आगे कुछ कहती कि उसके पहले ही सिया उनके होठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, माँ अब ना हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं, आगे की बातें अब कल होंगी। इतना कह वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सुमन जी की आंखों में थमा आंसू जिसे उन्होंने कब से संभाल के रखा था वो उनके गालों पर आ जाता है, और जाती हुई सिया को देखते हुए अपने कैप्ते होठों के साथ कहती है, हम जानते हैं आपको नींद नहीं आ रही है, आपने बस हमसे बहाना बनाकर गई है ताकि हम आपके वो आंसू न देख पाए जो आप सबसे छुपाती फिर रही है। इतना कह वो अपने आंसू को साफ करते हुए फिर से कहती है, इन सब के जिम्मेदार आप है वैदिक, आज सिया के इस हालात के भी जिम्मेदार आप ही है, और इसके लिए हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इतना कह वो भी सोफे पर से उठकर अपने बेडरूम की ओर चल देती है, और इस बात से अनजान कि उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ा वैदिक उनकी बातें सुन रहा है। वैदिक सुमन जी का माफ करने वाला शब्द जैसे ही सुनता उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसके माथे की नसें भी गुस्से से उभरने लगती हैं। चैप्टर 87 अकेले तन्हा। वैदिक कसकर अपनी आंखें बंद करता है, फिर कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है जो कि इस वक्त नॉर्मल नजर आ रही थी। उसके बाद वो भी लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है अपने रूम में जाने के लिए। सिया सुमन जी के मना करने बाद भी सीढ़ियों से ही होते हुए अपने रूम आती हैं, और वो इस वक्त पसीने से तर हो चुकी थी, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और बेड के पास न जाके बालकनी की ओर जाती है। सिया बालकनी में बने अपने उस छोटे से एरिया की ओर देखती है जहां वो शुरू के 1 महीने रही थी, जो दिखने में किसी रूम से कम नहीं लगता था। उसे को देखते हुए सिया बिस्तर के पास आती है और वो धीरे से उस पर बैठकर पीछे की ओर होने लगती है, और कुछ देर बाद वो बालकनी की बनी कांच की दीवार से सट जाती है और अपने दोनों पैरों को हल्का सा मोड़ लेती है, क्योंकि वो अपने दोनों पैरों को पूरा नहीं मोड़ पा रही थी अपने पेट के निकलने से। इसलिए थोड़ा सा ही मुड़कर अपना सर कांच की दीवार से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। सिया के आंखें बंद करते ही उसके सामने एक एक करके वो सारे नज़ारे घूमने लगते हैं। जब से उसने पहली बार सुमन जी के एनिवर्सरी के दिन अपना कदम खुराना मेंशन में रखा था, और तब से लेके आज तक उसके साथ जो जो हुआ था उससे सोचने लगती हैं, और शायद ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सुमन जी से बात कर सिया को फिर से अपना बीता हुआ दिन या दर्द और आंसुओं के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, और उसी के साथ उसके आंखों के कोने से आंसू की बूंदें गिरती है, जिन्हें सोचते हुए ही वो उसी तरह से आंखें बंद किए हुए ही गाती है। अकेले तन्हा, जिया न जाए तेरे बिन, भूलना तुझको नामुमकिन। वैदिक जैसे ही रूम में आता है तभी उसके कानों में सिया की दर्द भरी आवाज जाती है, जिसे सुनकर उसकी नज़र उस आवाज की दिशा में चली जाती है, और वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है और जस्ट सिया के पीछे कांच की दीवार के इधर ही खड़ा हो जाता है, और एक तक वो सिया के बैक को देखने लगता है और फिर से सिया के गाने को सुनने लगता है जिसमें साफ साफ उसका दर्द झलक रहा था। अकेले तन्हा, जिया न जाए तेरे बिन, भूलना तुझको नामुमकिन। सुलगती है मेरी रातें, सुलगते हैं मेरे पलछिन, सुलगती दिन। अकेले तन्हा, जिया न जाए तेरे बिन, भूलना तुझको नामुमकिन। अकेले तन्हा। सिया इतना गाती है तभी उसके आंखों के सामने वो पल आने लगता जब वैदिक ने उसके हाथों से कनकन निकाले थे और सबको उससे कुछ भी देने और बात करने से मना किया था, और उसी के साथ आगे गाती है, मुझे तन्हाइयां देके मेरा जीना किया मुश्किल, तेरे सदमे के सदमों से तड़पता है बेचारा दिल,
फिर सिया के आंखों के सामने वो पल आता है जब वैदिक ने उसे लिफ्ट यूज करने से मना किया था। उसके बाद जब सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तब वैदिक ने जो सिया के साथ बर्ताव किया था और उसे इस घर में रहने और खाने के लिए इस मेंशन का सारा काम करना पड़ेगा सोचते हुए आगे गाती है। तेरे सारे गुनाहों की सनम तुझको सजा दूंगी, मोहब्बत की तड़प क्या है तुझे भी मैं बता दूंगी। सुलगती है मेरी रातें, सुलगते हैं मेरे पलछिन, सुलगती दिन अकेले तन्हा जिया ना जाए तेरे बिन, भूलना तुझको नामुमकिन अकेले तन्हा। फिर सिया के आंखों के सामने वो पल आता है जब वो अकेले में सिर्फ रोया करती है और वैदिक कोई भी मौका नहीं छोड़ता था उसे दर्द और आंसू देने के सिवाय उसे याद करते हुए आगे गाती है। बरसती है मेरी आंखें, अकेले पल में रोती हूँ, तुझे ही याद करती हूँ, सुकून से मैं न सोती हूँ। फिर सिया याद करने लगती है कि वो कैसे हर दिन वैदिक के लिए सब कुछ करती थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उसने वो सब सुमम जी से सबके चोरी बनाना सीखा जिसे वो हाथ तक नहीं लगाती थी। उसके बाद भी वैदिक ने कभी भी एक नज़र उसे नहीं देखा। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे लगा कि अब वैदिक उसे अपना लेगा, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी वैदिक उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता रहा जैसे पहले किया करता था। और एक पल ऐसा आता है जब सिया की सारी उम्मीदें टूट जाती है और अब उसके अंदर वैदिक के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं बची थी, या फिर ये कि उसके अंदर की सारे इमोशंस को वैदिक ने एक करके खत्म कर दिया था। उसे याद करके सिया आगे गाती है। दिया क्या खूब ये तूने, सिला मेरी वफाओं का, तुझे एक रोज मैं दूंगी, सिला तेरी जफाओं का। सुलगती है मेरी रातें, सुलगते हैं मेरे पलछिन, सुलगती दिन अकेले तन्हा जिया ना जाए तेरे बिन, भूलना तुझको नामुमकिन अकेले तन्हा जिया ना जाए। और यहीं पर सिया को याद आते हुए वो पल थम जाते हैं और वो जो गाना गा रही थी उसे भी रोक देती है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलकर सामने की ओर देखते हुए अपने बहते हुए आंसुओं को अपने लेफ्ट हैंड से साफ करती है। उसके बाद वो एक तक सामने की ओर देखने लगती है। चैप्टर 88 इतना बदलाव खुद के अंदर जान इंटरेस्टिंग। सिया के मन में क्या चल रहा है। वैदिक जो सिया की आवाज सुनकर उसमें खोया हुआ था उसे कोई होश ही नहीं था कि कब उसके हाथ उठकर कांच के पीछे से ही सिया के सर पर चला जाता है और उसके आंखों के सामने भी वो सब आने लगता है जो जो उसने सिया के साथ बर्ताव किया था। ये याद आते ही उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी कस जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिया के गाने को उसी तरह से खोए हुए सुनने लगता है। जब सिया चुप हो जाती है तो उसके कुछ देर बाद वो होश में आता है और सामने की ओर देखने लगता है तो उसे सिया अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए दिखती है। उसे इस तरह देखकर वैदिक को अपने दिल में एक दर्द का एहसास होता है जिसे महसूस कर उसकी हेजल ग्रीन आंखों में कुछ इमोशंस आने लगते हैं जिन्हें वो जल्दी ही छिपा लेता है और उसी तरह अपने मन में कहता है, जान तुम्हारी सारी शिकायतें और दर्द को मैं तुमसे दूर कर दूंगा। फिर सिया और सुमन जी की बात याद करते हुए आगे कहता है, लेकिन तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा और न ही खुद तुमसे दूर जाऊंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और तुम जिस दुनिया की बात कर रही थी उस दुनिया में तुम खुद ही मुझे शामिल करोगी और ये दिन भी बहुत जल्द आएगा और इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं उस हद तक जाऊंगा इसके लिए जिसे तुम सोच भी नहीं सकती हो, क्योंकि हार मानना वैदिक खुराना के डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सब कहते हुए वैदिक की बातों में एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था और उसके आंखों में चमक और होठों पर एक कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल नजर आ रही थी। वैदिक खुद से ही बात करते हुए बिना देर किए अपने कदम को सिया की ओर बालकनी के अंदर जाने के लिए बढ़ा देता है। सिया जो सामने की ओर बिना किसी भाव के देखते हुए खुद को समझा रही थी कि मैं अब कभी भी अपने बीते हुए दिनों को नहीं याद करूंगी और ना कभी किसी के लिए रोऊंगी और आज ये आखिरी बार है जब मैंने बीते दिनों को याद किया है और अपने आंखों में आंसुओं को जगह दी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आने वाले दिनों और अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी और उनपे मैं किसी का भी बुरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। कहते हुए सिया अपने दोनों पैरों को हल्का सा फैला लेती है और अपने जले हुए हाथ को अपने पेट पर रख देती है और अपना सर झुका लेती है। तभी सिया को अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है जिसे महसूस कर सिया अपना सर ऊपर कर सामने की ओर देखती है। उसने अब तक अपने आंसू भी साफ कर लिए थे लेकिन उसकी नीली आंखें हल्की हल्की लाल नजर आ रही थी रोने की वजह से।
सिया अपने सामने वैदिक को खड़ा पाती है, जो अपने दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाले हुए उसके सामने ही खड़ा था। सिया वैदिक को अपने सामने देखकर उससे अपनी नजरें फेर लेती है और दूसरी ओर देखने लगती है। वैदिक सिया को नजरें फेरते हुए देखकर खुद से कहता है, लगता है जान ज्यादा ही नाराज है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, कहकर वो सिया को बुलाता है, जान ना शब्द पर जोर देते हुए। लेकिन सिया उसके बुलाने पर भी नहीं उसकी ओर नहीं देखती है, जिसे देखकर वैदिक फिर खुद से कहता है, इतना बदलाव खुद के अंदर जान इंटरेस्टिंग। और एक बार फिर सिया को आवाज देता है, जान। लेकिन इस बार भी सिया कोई रिएक्ट नहीं करती है। वैदिक सिया को फिर से रिएक्ट न करते हुए देखकर अपने कोट के बटन को एक एक कर खोलता है और उसे निकालकर फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद वो अपने शर्ट के स्लीव को एक एक कर फोल्ड करता है। सिया, जो वैदिक को अपनी तिरछी नजरों से देख रही थी, उसे इस तरह से देखकर अपनी पकड़ बेड शीट पर कस देती है और तभी उसे वैदिक अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलता है। उसके बाद वो अपने जूतों को निकालकर एक साइड फेंक देता है। सिया वैदिक को देखते हुए कहती है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? ये हमेशा आते ही सीधे वॉशरूम के अंदर जाते थे, लेकिन आज ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो वॉशरूम भी नहीं है जो वो चले जाएंगे। कहते हुए सिया के फेस एक्सप्रेशन बनने और बिगड़ने लगते हैं, जिसमें वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वैदिक का भी पूरा ध्यान सिया के फेस पर ही था और शायद उसने भी सिया के बनते बिगड़ते फेस एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था और समझ भी लिया था कि इस वक्त सिया के मन में क्या चल रहा है। वैदिक के होठों पर एक न बयां करने वाली मुस्कान आ जाती है और वो उसी तरह से सिया के दोनों पैरों को पकड़कर बहुत ही आराम से अपने आगे की ओर खींचता है, जिससे कि सिया और उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। उसके ऐसा करते ही सिया न चाहते हुए भी वैदिक की ओर देखने लगती है। चैप्टर 89 वैदिक का सिया को किस करना, सिया का वैदिक को धक्का देना। वैदिक सिया को खींचकर आगे करता है। उसके बाद वो सिया के दोनों पैरों के बगल में अपने दोनों हाथों को रखकर सिया के ऊपर झुक जाता है। वैदिक के ऐसा करते ही सिया और वैदिक का चेहरा बिल्कुल आमने सामने हो जाता है। उनके बीच सिर्फ 1 ही इंच की दूरी बची हुई थी। वैदिक को अपने इतने पास देखकर सिया के चेहरे पर तो कोई भाव नजर नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वैदिक के इतने पास आने से एक घबराहट होने लगती है। सिया जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोलती है, उसी वक्त वैदिक, जो अपना फेस सिया के एकदम करीब किए हुए था, वो आगे बढ़कर तुरंत ही सिया के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है। वैदिक के होठों को सिया अपने होठों पर महसूस करती है तो उसके होश भी उड़ जाते हैं और उसकी नीली आंखें सदमे से और भी ज्यादा खुल जाती है। वैदिक सिया को बहुत ही स्पॉटली किस किए जा रहा था, तभी उसकी नज़र सिया के खुली हुई आंखों पर जाती है, जिसे देखकर वो सिया के होठों पर बाइट कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया, जो अभी तक सदमे में थी, वो तुरंत ही अपने होश में आती है और अपने होठों पर वैदिक के होठों को महसूस कर उसके आंखों के सामने सुबह का मंजर आने लगता है, जिसे याद करते हुए सिया को अचानक से ही कुछ होता है और वो बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत बटोर के वैदिक को जोर से धक्का दे देती है। उसके धक्का देते ही वैदिक सिया से दूर जाके फर्श पर गिर जाता है, क्योंकि वैदिक बिना किसी सहारे के ही उसके ऊपर झुककर उसे किस कर रहा था और सिया के अचानक से धक्का देने से वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाता है और वो फर्श पर जा गिरता है। वैदिक के गिरने की आवाज सुनकर सिया जल्दी से अपने फर्श पर गिरे हुए वैदिक को देखती, जिसकी हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और वो अपनी आंखों में आग लिए अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सिया को ही देख रहा था। उसे देखकर सिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो बस वैदिक को खुद से दूर करना चाहती थी, न कि गिराना चाहती थी। सिया चाहे खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लेती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे वैदिक के गुस्से से आज भी डर लगता था। सिया वैदिक को देखते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, सर सॉरी, हाँ हमें जानबूझकर करना नहीं कर किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर किया है तो आप भी हमें फर्श पर धक्का दे दीजिए। सिया अंदर से इतना डर गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही थी, और भी एक रीजन था, शायद हार्मोन्स चेंजेस के वजह से भी उसके साथ ऐसा हो रहा था। सिया को खुद से डरते हुए देखकर और उसकी बातें सुनकर वैदिक अपनी आंखें बंद करते हुए खुद के गुस्से को शांत करता है और कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी और वो अपने सामने अब तक खड़ी हो चुकी सिया को देखता है और वो भी बिना देर किए तुरंत ही खड़ा हो जाता है।
उसके बाद वो सिया के बिल्कुल पास जाके के अपना सर झुकाकर सिया को देखता है। क्योंकि सिया की हाइट उसके आगे छोटी थी, इसलिए वो अपना सर झुकाकर सिया से अपनी रूह कपा देने वाली भारी आवाज में कहता है, जान। उसकी ऐसी आवाज सुनकर सिया की पकड़ उसके कपड़ों पर कस जाती है और वो अपने सर को झुकाए हुए ही फिर से बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, सॉरी। सिया के मुंह से सॉरी सुनकर वैदिक उसके नीचे झुके हुए चेहरे को देखते हुए खुद से कहता है, जान तुम्हारे अंदर आज भी मेरा डर बना हुआ है, ये बात तो कंफर्म हो गई। फिर वैदिक अपनी उसी तरह की आवाज में कहता है, जान तुमने क्या सोचकर मुझे धक्का दिया। फिर वो सिया के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेता है और उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ कस देता है। उसके ऐसा करते ही सिया अपनी आंखों को भींच लेती है दर्द की वजह से, क्योंकि वैदिक की पकड़ उसके हाथों पर बहुत ही टाइट थी। ऊपर से उसके राइट हैंड अभी भी ठीक नहीं हुआ था और उसके जख्म अभी भी ताजे ही थे। इनमें बहुत जान आ गई है, न जान न शब्द पर जोर देते हुए। तभी तो ये आजकल बहुत ज्यादा ही चलने लगे हैं। लेकिन जानन, तुम भूल गई हो मुझे सबको कंट्रोल करने आता है। फिर तो ये तुम्हारे नाजुक से हाथ ही है और ये तो तुम जानती ही हो है ना जानन। कहते हुए वो अपनी पकड़ और भी कस देता है सिया के हाथों पर, जिससे और भी ज्यादा दर्द सिया को अपने हाथों पर महसूस होता। लेकिन इस दर्द से ज्यादा दर्द आज उसके दिल में हो रहा था। सिया वैदिक के ऐसा करते ही अपने होठों को जोर से भींच लेती है और अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगती है। वैदिक सिया को चुप देखकर उससे फिर से अपना सवाल करता है ना जान। चैप्टर 90 सिया का वैदिक के ऊपर चिल्लाना पराया आदमी। वैदिक का सवाल सुनकर सिया अपना सर ऊपर कर उसकी हेजल ग्रीन आंखों में अपनी सी ब्लू आंखों से देखते बहुत ही धीमी आवाज में अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने हाथों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए कहती है, हमें नहीं याद होगा तो किसे याद होगा, हमें बहुत अच्छे से याद है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कहते हुए वो अपने दोनों हाथों को देखती जिसे वैदिक ने पकड़ा हुआ था। अपने हाथों को देखते हुए अचानक से सिया को फिर से आज सुबह से जो भी कुछ अभी तक हुआ था एक एक कर याद आने लगता है कि वैदिक ने उसके साथ क्या किया था और अभी वो उसके साथ क्या करने जा रहा था कि उसे वैदिक के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। और फिर सिया अपने आंखों में गुस्सा लिए वैदिक को देखती है, फिर वैसे ही उसके आंखों में देखते हुए गुस्से से एक एक शब्द को चिल्लाते हुए आगे कहती है, हाँ आ गई है हमारे अंदर हिम्मत और हमारे हाथों में जान भी। अगर कोई भी पराया आदमी हमारे पास आने की कोशिश करेगा तो हमारे हाथ ऐसे ही चलेंगे। वैदिक सिया के मुंह से जैसे ही अपने लिए पराया आदमी सुनता है उसकी आंखों में अजीब से भाव आ जाते हैं और इसी के साथ उसके हाथों की पकड़ सिया के हाथों पर ढीली हो जाती है और वो उसी भाव और गुस्से के साथ ही फिर से सिया से सवाल करता है, तुमने पराया आदमी किसी कहा। वैदिक को जवाब देते हुए सिया चीख कर कहती है, आप है पराये आदमी और आप जब भी हमारे करीब आने की कोशिश करेंगे हम आपको खुद से दूर करेंगे, क्योंकि आपका हमारे करीब आना हमें अच्छा नहीं लगता है। और उसी के साथ सिया अपने दोनों हाथों को वैदिक की पकड़ से झटके से छुड़ा लेती है। सिया की बात सुनकर वैदिक गुस्से से बौखला जाता है और वो सिया के करीब आते हुए कहता है, तो हम तुम्हारे लिए पराये हैं और तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना अच्छा नहीं लगता है, तो तुम्हें किसका तुम्हारे करीब आना अच्छा लगता है और कौन है तुम्हारा अपना बताओ मुझे। वैदिक की बात सुनकर सिया भी चीखते हुए कहती है, कोई नहीं है हमारा और न ही अब हमें किसी अपने की जरूरत है, हम जैसे भी है बहुत खुश है अपने इस हाल में। और फिर अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, अब तो हमें किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने इतना कह वो रुक जाती है। उसे रुका हुआ देखकर वैदिक कहता है, क्योंकि क्या तुम्हें बताओ मुझे इतना कह वो अपने मन में कहता है, आज तुम्हारे अंदर जो भी है मैं उसे जान के ही रहूंगा। सिया को चुप देखकर वैदिक चीखते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें क्या। उसकी चीख सुनकर सिया भी उसी तरफ देखते हुए व्यंग से मुस्कुराते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, क्योंकि हमने खाली कमरे दीवारों खाली कोने बेकार दिन सूनापन गहरी चुप्पी और बंद दरवाजे यही देखा है मैंने जिंदगी भर। मैं बचपन से लेकर आज तक इन्हीं में रही हूँ हमेशा ही, और अब मुझे इनमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती है, अब तो मुझे आदत ही हो गई मानो। कहते कहते सिया के आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगते हैं, जिन्हें वो कब से रोके हुए थी, बाहर नहीं आना देने चाहती थी, लेकिन शायद उन आंसुओं को ये कबूल नहीं था कि वो रुके, इसलिए वो खुद ही अपना रास्ता बनाकर बह जाते हैं।
वैदिक सिया की बातें जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे ही वो अपनी जगह पर किसी स्टैच्यू की तरह जम जाता है और वो सिया को अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखने लगता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो सिया के बातों क्या दे या फिर वो शायद जवाब ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे भी सिया की बात सही लगती है। जब से उसकी शादी सिया से हुई थी तब से ही सिया सिर्फ एक कमरे तक ही सिमट कर रह गई थी। उसके पास कोई भी नहीं था अपना कहने के लिए, क्योंकि उसने ही खुद सिया से सबको दूर रहने के लिए कहा था और उसे इस कदर बेबस कर दिया था कि वो उसी में ही सिमट कर रह गई, कभी बाहर ही नहीं आ पाए। आज सिया ने जो भी महसूस किया था वो सब वैदिक को अपने गुस्से के ही जरिए बता रही थी। तभी उसके कानों में फिर से सिया की आवाज जाती है जो कह रही थी, मिल गया आपको आपका जवाब या अभी भी नहीं मिला? अगर मिल गया तो अब आप जा सकते हैं यहाँ से। और एक आखिरी बात हमारी सुनकर जाए, आप जितना हो सके हमसे दूर रहिए। अब इसी में आपकी भलाई है, वरना हम खुद नहीं जानते हैं हम आपके साथ क्या करेंगे। लेकिन इतना जरूर बता दे रहे हैं हम आपको, इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।